नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। हमने सड़क पर फाइटर प्लेन तो उड़ा लिया, लेकिन पटरी पर ठीक से ट्रेन नहीं चला सके। आज खबरदार में विश्लेषण की शुरुआत इसी तीखे विचार के साथ करेंगे जो इस देश के सिस्टम के लिए बहुत चुभने वाला है। क्योंकि आज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कानपुर के पास उन्नाव में एयरफोर्स के 6 लड़ाकू विमान उतारे गए। उसी कानपुर से 60 किलोमीटर दूर शनिवार की रात को इंदौर पटना एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिसमें अब तक 143 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस देश में नोट बदले जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि देश का वो सिस्टम कब बदलेगा। सड़क पर उतरते प्लेन और पटरी से उतरती ट्रेन के बीच अपनी पुरानी बीमारियों को किस तरीके से चलता किया जा रहा है, उसका विश्लेषण हम करते हैं। कितना अच्छा होता अगर देश की हर सड़क ऐसी ही होती जैसे आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे है। चलो, हर सड़क ऐसी ना होती, थोड़ा कम ही सही। क्योंकि कम में भी ये देश काम चला लेना जानता है। जैसा कि नोट बंद होने के बाद देश इन दिनों बिना कैश के काम चला रहा है। एक्सप्रेसवे हाईवे तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दावा है कि यूपी के पास अब ऐसा एक्सप्रेसवे है जिस पर सुखोई और मिराज जैसे जहाज उतर सकते हैं। ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। काफी इन्होंने तैयारी की, काफी इसको 22 महीनों के रिकॉर्ड समय के भीतर 302 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे को तैयार कराया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि सुखोई जहाज ने किसी एक्सप्रेसवे पर आकर लैंड किया लोगों के सामने। मिराज और सुखोई हर सड़क पर ना उतर सकते, कम से कम गाड़ियां तो ठीक से चल पाती। लेकिन ये इस देश की विडंबना है कि यहां फाइटर प्लेन तो सड़क पर उतार दिए जाते हैं, लेकिन ट्रेन पटरियों से उतर जाती है। 30 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं, आज दूसरा दिन है और अभी भी एक्सीडेंट साइट से डेड बॉडीज निकाली जा रही है। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन ओवर नहीं हुआ है। जिस तरीके का ये डब्बे का हाल है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि चकनाचूर हो चुका है S2। शायद ही इसमें किसी शख्स की जान बची हो और लगातार इसको निकाला जा रहा है। ऐसे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर तक और चलता है, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। पटरी से उतरी ट्रेन 143 से ज्यादा लोगों की मौत के बीच देश की एक तस्वीर आज ये भी रही, जहां किसी हाईवे पर पहली बार वायुसेना के 8 फाइटर जेट उतारे गए, जिसे युद्ध जैसी आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। सड़क तो बहुत बनी है, लेकिन देश में ऐसी सड़क पहली बार बनी है जहां पर कोई भी हवाई जहाज उतार सकेंगे यार। और जब कभी जरूरत पड़ेगी तो ये सड़क तैयार है जहां पर हवाई जहाज उतर सकेंगे। मैं समझता हूं देश में ऐसी कहीं सड़क नहीं होगी जो बनी है इस तरह की। आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर का रास्ता, सिर्फ 3 से 4 घंटे का सफर। आज लड़ाकू विमान उतारने के साथ ही इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया। लेकिन उन सड़कों का क्या जहां हर दिन चलना युद्ध लड़ने जैसा ही है? क्या सिर्फ एक्सप्रेसवे देखकर अच्छा लगता है? आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस शीशे के ग्लास में हमने फुल पानी भर के रखा है क्योंकि हम एक टेस्ट यहाँ पर करने वाले हैं। अभी इस वक्त मैं 40 की स्पीड पर चल रही हूँ। धीरे धीरे मैं अपनी स्पीड आगे बढ़ाऊंगी और देखते हैं कि कब तक इस कसौटी पर हमारा ये ग्लास खरा उतरता है। जो रोड है वो काफी हद तक स्मूथ मुझे दिखा है। बीच बीच में जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ पर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव या पथरीला रास्ता आपको दिखाई देगा, टूटा फूटा रास्ता आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर मेजर तरीके से हम बात करें तो लगभग जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं, ये सड़क मक्खन है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम चल रहे हैं। 60 से हम लोग अब 80 पर आ चुके हैं। ओह, तो अब पहली बार ग्लास में से पानी छलका है। कानपुर के पास उन्नाव में चमकदार एक्सप्रेसवे और उस पर उतरते फाइटर प्लेन की तस्वीर को उसी कानपुर के पास पुखराया में चीखते बिलखते उन लोगों और पटरी से उतरी ट्रेन के साथ जोड़कर देखें तो इस देश के सिस्टम का सच समझ में आ जाता है। जो प्लेन सड़क पर उतार देता है, लेकिन ट्रेन पटरियों पर नहीं चला पाता। हर ट्रेन हादसे के बाद हर बार सवाल बुलेट ट्रेन के प्लान पर उठते रहे हैं, लेकिन असली बात ना रेलवे की पटरियों पर बुलेट ट्रेन लाने की है,
असली बात न देश की सड़कों पर फाइटर प्लेन उड़ाने की है, असली बात इतनी भर है कि रेल और रोड की दुर्दशा पर सिस्टम कब ध्यान देगा। पिछले 3 साल में 50% रेल दुर्घटनाएं पटरियों से ट्रेन के उतरने से हुई हैं। इनमें से 29% दुर्घटनाएं इसलिए हुई क्योंकि रेलवे ट्रैक में गड़बड़ी थी। वहीं फाइटर प्लेन सड़क पर उड़ाने वाले देश की सड़कों पर हर घंटे 17 लोग मारे जाते हैं। भारत में प्रति 1000 आबादी पर औसतन 3.8 किलोमीटर सड़क है, जबकि अमेरिका में प्रति 1000 आबादी पर औसतन 21 किलोमीटर सड़क है। इसलिए देश रेलवे की पटरियों पर दौड़ती बुलेट ट्रेन को देखकर तभी गर्व करेगा जब रेलवे ट्रैक में दरारें नहीं होंगी, कानपुर जैसे ट्रेन हादसे नहीं होंगे। देश सड़क पर उतरते फाइटर प्लेन पर भी तभी गर्व करेगा जब देश की सड़कों में गड्ढे नहीं होंगे, सड़कों पर हादसे कम होंगे और दिल्ली, आगरा, लखनऊ ही क्यों, हर कस्बे में एक्सप्रेसवे जैसी फीलिंग होगी। राज्य की दूसरी सबसे महंगी सड़क, 13 बड़े और 55 छोटे पुल, लेकिन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की खूबियां यहीं खत्म नहीं होती। इसकी सबसे खास बात या कहीं सबसे बड़ा आकर्षण है ये रनवे जिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये रनवे 3 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसे एक्सटेंड किया जा सकता है 5 किलोमीटर तक। और तस्वीरें आपने देखी होंगी जब जेट विमान यहाँ पर आकर उतरे थे। वायुसेना ने इस एक्सप्रेसवे पर रुचि जाहिर की और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि अपने आप में पहली बार प्लान्ड तरीके से यहाँ पर रनवे को तैयार किया गया है, जिसमें अपरिहार्य स्थितियों में यानी इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस में जेट विमानों को उतारा जा सकता है। इसके साथ ही साथ वायुसेना की सामरिक शक्ति में ये मील का पत्थर साबित होगा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अपने आप में एक मिसाल है। मीनाक्षी कांडवल और कानपुर से कुमार अभिषेक के साथ बालकृष्ण, उन्नाव आज तक। एक्सप्रेसवे की बात हो रही है तो हम आपको सड़क पर फाइटर प्लेन उड़ा रहे देश का असली हाल भी बता देते हैं। भारत में अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, लेकिन भारत की 40% सड़कें अभी तक कच्ची हैं। ब्रिटेन में 100%, दक्षिण कोरिया में 82%, चीन में 68% सड़कें पक्की हैं। अमेरिका और फ्रांस में भारत से 15 गुना ज्यादा 4 लेन के हाईवे हैं। अमेरिका में भारत से 100 गुना ज्यादा लंबाई के एक्सप्रेसवे हैं। चीन में भारत से 92 गुना ज्यादा, ब्राजील में 8 गुना ज्यादा लंबाई के एक्सप्रेसवे हैं। भारत की सड़कों पर औसत स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि दुनिया में सड़कों पर औसत स्पीड 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत में सड़क हादसों में हर साल करीब 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। खराब सड़क की वजह से वर्ष 2015 में भारत में 10,727 लोग मारे गए। इनमें से सड़कों में गड्ढों की वजह से एक साल में 3,416 लोग मारे गए। अच्छी बात यह है कि देश के हाईवे फाइटर प्लेन के उतरने लायक बनाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे सिस्टम को देश की सड़कों की दुर्दशा को भी नहीं भूलना चाहिए। रोड और रेल के सिस्टम को की जो दुर्दशा है भारत की पुरानी बीमारी है। कानपुर के पास हुआ रेल हादसा देश के लिए बहुत दर्दनाक है और यह पूरे देश को पिछले 2 दिन से पीड़ा दे रहा है। सवाल यह है कि क्या हम रेलवे को हादसों से मुक्त बना नहीं सकते हैं? पिछले वर्ष 69 रेल हादसे हुए थे जो इस साल बढ़कर करीब 80 हो चुके हैं। पिछले 3 वर्ष में 50% हादसे ट्रेन के पटरी से उतर जाने की वजह से हुए थे। करीब 29% रेल हादसे रेलवे ट्रैक में डिफेक्ट की वजह से हुए हैं। कानपुर का रेल हादसा भी रेलवे ट्रैक में क्रैक आने की वजह से ही बताया गया। रेलवे ट्रैक के मेंटेनेंस का जिम्मा रेलवे के 2 लाख गैंगमैन पर है, जो हर दिन 18 किलोग्राम का बैग ढोकर 5 किलोमीटर ट्रैक चेक करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक रेलवे में 1 लाख से ज्यादा पद भी खाली पड़े हैं। रेलवे ट्रैक का खराब मेंटेनेंस भारतीय रेलवे की बहुत पुरानी बीमारी रही है। रेल मंत्री ने अभी हाल में ट्रैक मेंटेनेंस सर्विस यानी TMS सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था, जिससे ट्रैक के टेम्परेचर और मेंटेनेंस की जानकारी मिलने का दावा किया गया था, लेकिन यह तकनीकी सुविधा भी अभी तक रेलवे के सेफ्टी विंग के पास नहीं पहुंचाई गई। रेलवे अभी फ्रांस की कंपनी थेल्स के जरिए ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम को आजमा रही है। ये वो सिस्टम है जिसके तहत ट्रेन के ड्राइवर के नाकाम होने की स्थिति में रेल हादसे को किसी तरह से रोका जा सके। इस सिस्टम को चेन्नई के पास 68 किलोमीटर की रेल लाइन पर आजमाया जा रहा है और ये इस साल के अंत तक पूरा होगा। कानपुर हादसे में इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों की मौत की एक बड़ी वजह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के डिजाइन कोच भी हैं। 2012 में काकोदकर कमेटी ने सुझाव दिया था कि रेलवे को अब नए तरह के डिब्बों का इस्तेमाल ही करना चाहिए, क्योंकि काकोदकर कमेटी ने अध्ययन करने पर पाया था कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के डिजाइन कोच
तब सुरक्षित नहीं है जब ट्रेन की स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो और ट्रेन 20 से 24 कोच के साथ चल रही हो। नए कोच सुरक्षा के हिसाब से ज्यादा मजबूत होते हैं, ये ज्यादा बड़े झटके को सहन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कानपुर हादसे में इतनी बड़ी संख्या में शायद लोगों की मौत न होती अगर ट्रेन के लिए आधुनिक मजबूत कोच का इस्तेमाल किया जाता और रेलवे ट्रैक की मॉनिटरिंग की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता। खबरदार में अब बात नोटबंदी की, जिस पर राजनीति का सिक्का विपक्ष ने आज फिर संसद नहीं चलने दी, लेकिन सरकार के समर्थन में योग गुरु बाबा रामदेव ने भी मोर्चा खोल दिया। स्वामी रामदेव ने नोटबंदी पर राजनीतिक विरोध को राष्ट्रद्रोह जैसा बताया है और नोटबंदी के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। आदरणीय मोदी जी ने जो राष्ट्रहित में निर्णय लिया, हम राष्ट्रद्रोह जैसा मानते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रहित के मुद्दे का विरोध करता है इसका मतलब राष्ट्रद्रोह कर रहा है। ड्रग माफिया, पॉलिटिकल माफिया और आतंकवादी, उनसे मोदी जी की जान को निश्चित रूप से खतरा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इससे बौखलाए हुए और उनकी सबकी चोलें मोदी जी ने हिला दी हैं। आतंकवादियों की फंडिंग बंद कर दी है। पॉलिटिकल पार्टियों के जिनके पास में 5-5 हजार 10-10 हजार करोड़ रुपए पड़े हुए थे, वो सब पेपर के हो गए। पुखराया रेल हादसे को 42 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। राहत कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी बढ़ता जा रहा है, जो अब तक 145 हो चुका है। हादसे के बाद से ही आज तक की टीमें घटनास्थल के साथ साथ उन अस्पतालों में 24 घंटे रिपोर्टिंग कर रही हैं जहां दर्द में डूबी सैकड़ों कहानियां बिखरी पड़ी हैं। खबरदार में अब हम आपको इंदौर पटना एक्सप्रेस के S1 कोच में जिंदा बचे चश्मदीदों की दर्द भरी कहानियां उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे, क्योंकि ये वही रेल कोच था जिसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा और उसमें सफर कर रहे सिर्फ 10-12 लोग ही जिंदा बच पाए। ये ताबूत बने S1 कोच के जिंदा चश्मदीदों की आप बीती है, जिनके दर्द का कोई अंत नहीं। कल 12 बजे कंफर्म हुआ कि वो डेथ हो गई उनकी। वो 5 मिनट का समय ऐसा लगा था कि मैं अब नहीं रहूंगा, अब चला जाऊंगा, परिवार को छोड़ दूंगा मैं। मेरे ऊपर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसके ऊपर रॉड था। बेटा था 23-24 साल का। सबसे पहले डेड बॉडी बेटे की मिली। इकलौते बेटे थे जो नहीं रहे। हाँ जी, सौरभ राज था इकलौता ही, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा एक लड़का था 19 साल का जो एक्सपायर कर गया। ट्रेन के 14 डिब्बे मलबे में तब्दील हो गए। चार डिब्बे तो ऐसे हो गए जिन्हें देखकर यकीन नहीं होता कि ये कभी ट्रेन के डिब्बे रहे होंगे। हम इस वक्त उस S1 डब्बे के ठीक ऊपर खड़े हैं जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और अब भी, जबकि दूसरा दिन है और तकरीबन 30 से 32 घंटे का वक्त गुजर चुका है और अब भी लगातार डेड बॉडीज इस डब्बे से निकल रही है। S1 इतनी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, चकनाचूर हुआ है, बुरी तरीके से दबा है कि इसके भीतर अभी और कई शव हो सकते हैं। NDRF की टीम लगातार लगी हुई है और लोगों को निकाल रही है। ये ट्रेन का S1 कोच है, हालत देखिए। क्या आपको लगता है कि कोई जिंदा बचा होगा? इस कोच में सफर कर रहे 80% यात्री मारे गए। जो 10-12 बचे हैं वो समझ नहीं पा रहे कि ये उनकी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती। आज तक ने कानपुर के हैलेट अस्पताल में इलाज करवा रहे S1 कोच में जिंदा बचे चश्मदीद गवाहों से मुलाकात करके उनका दर्द बांटने की कोशिश की है। S1 कोच इस ट्रेन का पूरी तरीके से नष्ट हो गया। सिर्फ 10 लोग सरवाइव करते हैं S1 कोच के अंदर और वो 10 लोगों में से कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपका शुभ नाम सर? जयप्रकाश पांडे। पांडे जी, आप S1 कोच में थे? S1 कोच में। S1 कोच बताने पूरी तरह खत्म हो गया? पूरी तरफ नहीं लगी, लेकिन 80% खत्म हो गई थी। उसमें कितने लोग सरवाइव कर पाए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से 10 से ज्यादा नहीं। 10 से ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे ज्यादा 6-7 लोग यहीं पर हैं। 6-7 यहीं पे। मुझे एक बात बताइए, जब ये हादसा हुआ तब आप सो रहे थे, जग रहे थे, कैसे हुआ? क्या जग रहा था मैं। कैसे हुआ, क्या हुआ? क्योंकि 2 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों मुझे नहीं लग रहा था कि आज नींद नहीं आ रही है।
तो 2 बजे से 2:30 बजे थोड़ा सा नींद आया, 3 बजे करीब एक घटना हुई तो धड़ 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 करके आवाज़ आने लगी, तो मुझे कुछ सस्पेंस होने लगा कि कुछ हो रहा है। पटरी से ट्रेन निकल गई है, उतर गई है, या तो पहाड़ से नीचे गिर रही है या तो नदी में जा रही है। वो 5 मिनट का समय ऐसा लगा था कि मैं अब नहीं रहूँगा, अब चला जाऊँगा, परिवार को छोड़ दूंगा मैं। 5 मिनट बाद ऐसा हुआ कि मेरे ऊपर सीट पूरी आ गई और सीट के नीचे में आ गया, सांस फूलने लगा, किसी से मुंडी को बाहर निकाला तो रिलीफ हुआ, ऐसा महसूस किया कि चलो मैं बचूंगा, कोई ना कोई आकर मुझे निकालेगा। 45 मिनट तक वेट किया, कोई नहीं आया, तो मैं धीरे से कोशिश किया, नीचे सर करके निकला। फिर मैं देखा मेरी बेटी बगल में है, उसके पाँव दिख रहे थे, तड़प रही थी वो, और तड़पते उसको निकालने की कोशिश किया। बहुत लोग आए, वो भी कोशिश किए, लेकिन ऐसी फंसी हुई थी। क्यों फंसी थी कि उसको एक डेड बॉडी गिरी थी, डेड बॉडी के ऊपर एक रॉड गिरा था मोटा सा। अब मोटा रॉड उठ नहीं रहा था और डेड बॉडी निकल नहीं रही थी, उसमें फंसी हुई थी। लोग आ रहे थे, कोशिश करके जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। 3 घंटा निकल गया। फिर मैं सोचा बेटी मेरी मर जाएगी, तो मैं अपना हाथ डाला, पूरा देखा हाथ फ्रैक्चर हो गया है, हाथ डाला, उसको हाथ पकड़ खींचा और निकाला उसको वहाँ से। मैं सो रही थी और एकदम से धड़ धड़ की जो आवाज़ आई तो मैंने बहुत स्क्रीम किया और फिर एक टाइम पे मैं फेंट हो गई। फिर जब मैं उठी तो मेरे ऊपर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसके ऊपर रॉड था। मैंने आधा बॉडी तो अपना खींच के निकाला, बट ये वाला हैंड 3 आवर्स तक अटका हुआ था। मैं बहुत चिल्ला रही थी, हेल्प मी, बट सब खड़े थे, बट कोई हेल्प ऐसा सच नहीं कर रहा था। सब कुछ ना कुछ कंक्लूजन्स निकाल रहे थे। फिर मेरे फादर को देखा और उनको मैंने बोला, गाइड किया कि आप थोड़ा ये कुछ वुडन ब्लॉक्स थे जो मेरे हाथ के नीचे था, आप प्लीज़ उसको कुछ करो। क्या हुआ क्या था? मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि क्या ट्रेन पूरी जब पलट गई थी, आप कौन सी बर्थ पे थी, क्या हुआ था? टॉप अपर बर्थ पे थी और मैं पता नहीं, मैं काफ़ी स्लाइड हो चुकी थी और मुझे कुछ होश ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। कानपुर के हैलेट अस्पताल में S1 कोच के 6 घायल भर्ती हैं। अपने इकलौते बेटे को अपनी आंखों के सामने हमेशा के लिए खो देने का असहनीय दुख सहते पति पत्नी से हमने बात की तो हमारी भी आंखें भर आई। क्या हुआ था? आप टीचर हैं बताया, और आप भी इनके साथ थे ट्रेन में, क्या हुआ था? ट्रेन में मैं तो सोई थी, नीचे सोई थी मैं, क्योंकि मेरा RAC सीट मिला था। एक सीट था, मेरे ननद हस्बैंड को मैं सुला रखी थी ट्रेन सीट पे, मैं नीचे सोई थी। अचानक एकदम झटका मिला, उसी में एकदम दर 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 आंखें बंद हुई और मैं सीट के अंदर चली गई। मैं बहुत हिम्मत करके बाहर मैं अपने शरीर को निकाली, फिर लोग मुझे देखे तो बाहर लाकर मुझे बैठाए। और उस बीच फिर मेरा एक लड़का था 19 साल का जो एक्सपायर कर गया। अब कुछ रेचा तो वापस नहीं आ सकता हमारा, बस हमारा हम लोग का इलाज अच्छे से हो जाए, हम ये चाहते हैं और कुछ नहीं। 23-24 साल का लड़का, उसकी मृत्यु हो जाती है, उनके माता पिता यहाँ पर हैं। बड़ी हिम्मत करके मैं कोशिश करता हूँ इनसे बात करने की। क्या हुआ था? ट्रेन में अचानक हड़बड़ा के आवाज़ आई, गड़गड़ की आवाज़ बहुत तेज आई। इसके बाद हम लोग को पता नहीं चला, आंखें बंद हो गई हम लोगों को। बहुत दूर हम लोग जाके फेंका गए, धूल में, माटी में बहुत हो गया। इसके बाद हम लोग आधा घंटा 1 घंटा तक ऐसे पड़े रहे, आकर आ रहे थे। फिर एम्बुलेंस वाले आए, एम्बुलेंस वाले ने उठा के ला के यहाँ पर। आपके इकलौते बेटे थे जो नहीं रहे? हाँ जी, सौरभ राय था इकलौता ही, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। हमारी वो सिस्टर है और ये मिसेज है। वो कहाँ पे बैठे हुए थे? वो भी मेरे पास पर बगल में बर्थ पे था। 71 पे वो था, 63 पे मैं था, मेरी सिस्टर थी 63 पे और मेरी मिसेज नीचे सोई हुई थी। क्या हुआ उनके साथ? अब पता नहीं चला सर, आवाज़ बहुत तेज की आई, गड़गड़ाहट की। एक बैग एक बोगी एक के ऊपर चढ़ गई, हम लोग की बोगी तो एकदम चकनाचूर हो गई, एकदम खत्म हो गई। हम लोग इतना दूर फेंका गए थे, देखे तो पूरा बोगी एकदम धूल हो गई थी, सब धूल। किसने बचाया आप? बाद में आए, एम्बुलेंस वाले आए, बेचारे उठा के लाद के ले आए। भाई सबसे बड़ा मैं था, 3 छोटे बच्चे भाई हैं हमारे, उनके 2-3 बच्चे हैं सर। ये बड़े दुखद घड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि ईश्वर आपको ताकत दे। बड़ा कठिन है ये सब देख पाना और कुछ भी कह पाना। किसी की तो लापरवाही रही होगी, और जिसकी लापरवाही रही होगी उसके लिए कोई भी दंड शायद कम नहीं होगा। कैमरामैन किशन के साथ S1 बोगी, जो कि सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ, उसके कुछ खुशकिस्मत कहें या क्या कहें, जिनके अपने नहीं बचे, उन सर्वाइवर्स के साथ निशान चतुर्वेदी, आज तक।
रेल हादसे के बाद ऐसी हजारों दर्द भरी कहानियां अस्पतालों में बिखरी पड़ी हैं, जिनके दर्द को महसूस करने भर से ही आंखें भर आती हैं। लेकिन दुख बांटने से कम होता है। रेल हादसे के पीड़ित लोगों का दुख बांटने के लिए कई लोग और संस्थाएं आगे आई हैं, जो निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद कर रहे हैं, जिन्हें आप इंसानियत के रखवाले भी कह सकते हैं। हमने इंसानियत के इन रखवालों से भी बात की। रेल हादसे में घायल हुए लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनकी तलाश में उनके अपने अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। किसको ढूंढ रही हैं? अपनी बहन, जीजा, भाई, भांजे को ढूंढ रही हूँ। 3 लोग हैं परिवार जी, परिवार के। आपकी उनसे आखिरी बातचीत कब हुई थी? वही पुखराया में आखिरी बात हुई थी, जब वो ट्रेन में बैठ चुके थे तब। आपसे जानना चाहूंगा भाई, आप किनको ढूंढ रहे हैं? सर मैं अपनी सिस्टर को ढूंढ रहा हूँ सर। क्या नाम है इनका? सर पूजा पांडे। ये इनकी सिस्टर है। और एक चीज जानना चाहेंगे, ये कहाँ से निकली थी? सर ये लोग भोपाल से निकले थे। फोटो सर दिखाएं इसका। हाँ? भोपाल से निकले थे सर, मुगलसराय आना थे। और एक चीज और बताइए, कौन कौन था इनके साथ? सर जीजा जी थे और इनके 2 बच्चे थे। ये इनके परिवार की फोटो है, मतलब इनकी बहन, इनके जीजा जी, और ये देखिए ये। और इनमें से कितने लोग ट्रैवल कर रहे थे? सर 4 लोग ट्रैवल कर रहे थे। कौन कौन? जीजा जी और उनके 2 बच्चे और दीदी। और किसके बारे में क्या क्या जानकारी मिल पाई? सर जीजा जी और उनके बड़े बेटे की सर डेथ हो चुकी है, उनकी हमें बॉडीज मिल चुकी हैं, बट छोटे बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है और दीदी का कुछ पता नहीं चल पा रहा। कानपुर और आसपास के अस्पतालों के बाहर बदहवास होकर अपनों को ढूंढते लोगों के बीच ऐसे लोग भी हैं जो निस्वार्थ भाव से मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। हैलेट अस्पताल के बाहर आज तक की टीम ने ऐसे ही मददगारों से बात की। अस्पताल के बाहर अलग अलग संस्थाएं लोगों की सेवा भी कर रही हैं। कुछ तस्वीरें हमने आपको अंदर दिखाई थी, किस तरीके से डॉक्टर्स को चाय उपलब्ध कराई जा रही है। सर ये आप लोग दलिया वगैरह देना? जी, हम लोग कानपुर के सिंधी समाज की तरफ से हैं। कानपुर का सिंधी समाज कल से दोपहर में फल बांटा, रात में दूध बांटा, सवेरे चाय ब्रेड देने के बाद अब इस समय दलिया सारे जो रेल दुर्घटना में मरीज हैं उनको ये मानवता के लिए सेवा भाव से यहाँ लगा हुआ। अभी तक आप लोगों ने क्या क्या किस तरीके से मदद की है लोगों की? अब जैसे लोगों को एक तो सांत्वना तो उनको दे ही रहे हैं और टच थेरेपी भी कर रही हूँ, एंड प्लस चाय, स्पेशली चाय की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि ठंड का टाइम था, तो चाय, बिस्किट, पाव और पानी, ये सेवा हम लोग कर रहे थे। आपसे जानना चाहूँगा, ये आप लोग कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं? मेरा नाम अर्जुन दास सेठी है और यहाँ पर हम लोग कल सवेरे 9:30 बजे से लगे हुए हैं। यहाँ पर जितने भी विक्टिम्स आ रहे हैं, जो घायल लोग आ रहे हैं, उनकी मदद के लिए हम लोग जो भी उनकी ज़रूरत है उनको सामान मुहैया करा रहे हैं। चाय, बिस्किट, डबल रोटी, खाना और फल वगैरह ये है, केला, सेब वगैरह ये सब उनको दे रहे हैं। हैलेट अस्पताल के बाहर हमें एक शख्स मिले जिनका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। वो यहाँ अपनी इच्छा से जरूरतमंदों को खून देने पहुंचे हैं। इनका ब्लड ग्रुप है O नेगेटिव और ये अपने आप लोगों से बोल रहे थे कि देखिए मेरे पास कार्ड बना हुआ है, मेरा O नेगेटिव है, रेयर ब्लड ग्रुप है, मैं कैसे दे सकता हूँ। तो आप कैसे, आपका एकाएक यहाँ पर आना हुआ और कैसे मन में भावना है? भाई पेपर में निकला, कांड हुआ है, मानवता के नाते का मेरा O नेगेटिव में दे देते आप। भीषण रेल हादसे में अपनों को खोने वाले लोगों का दुख आप और हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन इन लोगों की मदद तो कर ही सकते हैं। छोटा सा बच्चा आया है, घर से आप सामान लेकर आए हैं, सूप लेकर आए हैं। आप ये बताइए कितने पेशेंट्स को अब तक आप दे चुके हैं, और ये आपको स्कूल में बताया गया, आपके पेरेंट्स ने बताया, किस तरह से आया? 15 to 20 पीपल्स। आपको मन में लग रहा है कि क्या क्या करना चाह रहे हैं? हम लोग को इनकी मदद करनी चाहिए। रेल हादसे के घायलों का इलाज कर रहे हैलेट अस्पताल के 120 डॉक्टर लगातार अपना फर्ज निभा रहे हैं। ऑर्थोपेडिक और सर्जरी डिपार्टमेंट के करीब 30 डॉक्टर ट्रेन दुर्घटना के शिकार लोगों का इलाज कर रहे हैं। 25, 26, 27 घंटे से नॉनस्टॉप काम हो रहा है। जो आपके पास पेशेंट्स वगैरह आए थे, क्या कंडीशंस थी उनकी? अब पेशेंट तो मतलब हर सभी कंडीशनों के आ रहे थे। जो क्रिटिकल थे वो यहाँ आ रहे थे, बाकी सब शायद CSC या कहीं पे मैनेज हो रहे थे। कितने घंटे से काम कर रहे हैं? कल सुबह 3 बजे से जब से हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे ऐसा हादसा हुआ है, तब से हम लोग पूरे कंटिन्यूस लगे हुए हैं। हमारे सीनियर और बाकी स्टाफ लोग साथ में ही हैं। हमारे डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक के ही लगभग 30 से 35 डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। ओवरऑल कितने डॉक्टर्स होंगे, एक अप्रोक्सीमेशन? लगभग 150 से 200 डॉक्टर्स हैं। रेल दुर्घटना के बाद से जिस तरह लोगों ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं, वो काबिले तारीफ है, क्योंकि वो इंसान ही क्या जो इंसान के काम ना आए। कमलजीत संधू के साथ निशांत चतुर्वेदी, कानपुर आज तक। सदी के सबसे बड़े रेल हादसे के पीड़ित परिवारों के साथ आज तक की गहरी संवेदना है।
हम घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हमारी दुआ है कि भगवान रेल हादसे में अपनों को खोने वाले परिवारों को असहनीय पीड़ा सहन करने की हिम्मत दे। अभी एक ब्रेक। समंदर में दुश्मन देश की नापाक साजिशों को विध्वंस करने के लिए आज नौसेना में एक और वॉरशिप की एंट्री हुई है, जिसका नाम है INS चेन्नई, जिसे आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने नौसेना को सौंप दिया। 60% स्वदेशी तकनीक से बना INS चेन्नई भारत में बनाए गए सबसे बड़े मिसाइल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप्स में से एक है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी सिस्टम मिसाइल हमले से ही बचाव नहीं करता, बल्कि इसमें लगी कवच तकनीक किसी भी मिसाइल हमले को चकमा दे सकती है। 10 साल में बनकर तैयार हुए INS चेन्नई को मडगांव डॉकयार्ड पर तैयार किया गया है और इसमें ब्रह्मोस और बराक जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात होंगी। आपको बता दें कि कोलकाता क्लास के तहत बनाए गए 3 वॉरशिप्स में INS चेन्नई आखिरी है। इससे पहले कोलकाता क्लास के INS कोलकाता और INS कोच्चि पहले ही नौसेना में शामिल हो चुके हैं। मुंबई में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने INS चेन्नई को जब आज नौसेना को सौंपते हुए समंदर में उतारा तो आज तक उस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बना और INS चेन्नई की ताकत को नजदीक से महसूस किया। एक 164 मीटर लंबा INS चेन्नई भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने वाले सबसे बड़े वॉरशिपों में से एक है, क्योंकि INS चेन्नई के नौसेना में शामिल होने से पाकिस्तान और चीन से समंदर में मुकाबला करने के लिए भारत की ताकत बढ़ गई है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज मुंबई में INS चेन्नई को समंदर में उतारने की रस्म अदा की और कहा कि यह ऐतिहासिक लम्हा है। लगे हाथ पड़ोसियों को चेतावनी भी दे दी। Signal is very clear that India, while will not be any time aggressive, also will not take lying down any threat to its national security. That is a signal. INS चेन्नई को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में साल 2006 से बनाना शुरू किया गया। साल 2010 में इसे पहली बार समंदर में उतारा गया। INS चेन्नई 7,500 टन वजन ले जाने में सक्षम है, जिसकी समंदर में रफ्तार तकरीबन 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। INS चेन्नई 2 हेलीकॉप्टरों को भी ढो सकता है और दुश्मन की रडार को भी चकमा दे सकता है। लेकिन इसकी असल ताकत है इसका सुरक्षा कवच। यानी INS चेन्नई न सिर्फ दुश्मन का विध्वंस करने के काबिल है, बल्कि दुश्मन की मिसाइलों को चकमा देने में भी माहिर है। लेकिन इसकी खूबियां और भी हैं। INS चेन्नई सतह से सतह पर टारगेट साधने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है और इस पर सतह से हवा में लंबी दूरी तक वार कर सकने वाली बराक 8 मिसाइलें लगी हुई हैं। इसके अलावा INS चेन्नई पर लगी 4 रैपिड फायर गन आमने सामने की लड़ाई में पावर देंगी। ये वॉरशिप 2 रॉकेट लॉन्चर से भी लैस है, जो इसे सबमरीन हमलों से निपटने के काबिल बनाता है। INS चेन्नई के साथ ही नौसेना में मिसाइल वॉरशिप बनाने की परियोजना 15A पूरी हो गई है। इस क्लास के पहले वॉरशिप का नाम INS कोलकाता था और इसका जलावतरण 16 अगस्त 2014 को किया गया था। इसके बाद INS कोच्चि का जलावतरण 30 सितंबर 2015 को किया गया। INS चेन्नई को कुछ और टेस्ट के बाद नौसेना की वेस्टर्न कमांड में शामिल किया जाएगा। मयूरेश गणपति, मुंबई, आज तक। खबरदार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।